हेलो चिल्ड्रन, आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के नेक्स्ट टॉपिक पे डालने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि हमें पता है कि मिड 18th सेंचुरी तक नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का कंसेप्ट ही यूरोप में नहीं था, और नेशनलिज्म का कंसेप्ट और एमर्ज करने के लिए, शुरू होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अपने देश के लिए फीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस समय मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में नहीं था। और इनके जो रूलर्स होते थे उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती थी अपनी टेरिटरीज को रूल करने के लिए, और इन टेरिटरीज में रहने वाले लोग, इनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी, इनका कोई कॉमन कल्चर नहीं होता था। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटीज, सो दे वर नॉट एक्चुअली द नेशन स्टेट्स, क्योंकि नेशन स्टेट्स में वो लोग होते हैं जिनकी कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन एथनिक ग्रुप होता है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था मिड 18th सेंचुरी यूरोप में ज़्यादातर एरिया में, लाइक जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, ये किंगडम्स, डचेस और कैंटन्स में डिवाइड थे। इनका जो रूलर होता था उनकी एक ऑटोनॉमस टेरिटरीज होती थी। एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर था। हैब्सबर्ग एम्पायर वो कॉम्बिनेशन था एल्पाइन रीजन, बोहेमिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया का, और यहाँ पर अलग अलग जगह में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे, मग्यार, पॉलिश और अलग अलग डायलेक्ट्स वो लोग बोल रहे थे पूरे यूरोप में। जैसे कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा है कि बेसिकली दो क्लासेस थी, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। नोबल्स दे ऑल केम इन एरिस्टोक्रेसी। मेडिवल पीरियड में सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी थी, बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स एंड सर्व्स में डिवाइडेड थी। दो एरिस्टोक्रेट्स, इनके पास दे वर वेरी रिच एंड पावरफुल, ऑल्दो दे वर वेरी लेस इन नंबर, उनकी गिनती बहुत कम थी, लेकिन वो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे, ज़्यादातर ज़मीनें उनके पास थी, और दे वर वेरी रिच एंड पावरफुल। इन एरिस्टोक्रेट्स के पास they were having estates and also they were owning town houses in the cities. ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी, क्योंकि ये लोग रिच और पावरफुल थे, तो देयर मूवमेंट वाज इन हाई सोसाइटी, और डिप्लोमेसी के लिए ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलते थे। और उनकी फैमिलीज, दे वर कनेक्टेड विद द एरिस्टोक्रेट फैमिलीज ओनली विद द मैरिज टाइज ऑफ मैरिज। अरे एक एरिस्टोक्रेट अपनी बेटी की या बेटे की शादी दूसरी एरिस्टोक्रेट फैमिली में ही करता था। ऑल्दो इनके साथ इनकी जो काउंटिंग थी पॉपुलेशन में वो बहुत कम थी, बट पावर एंड वेल्थ वाज मोर देन serfs in the society. Serfs, in fact, they had no power and they had no wealth. They were just bonded laborers. They were sort of laborers, those who were working for aristocrats. अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप था सर्व्स का और पीजेंट्री का। ये पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा थे, they were more in number but they were very poor people and they were working as the slaves for एरिस्टोक्रेट क्लासेस इन द सोसाइटी। इसी समय रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक नई क्लास आई जो कि न्यू मिडिल क्लास थी, और इसकी शुरुआत हुई थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। एज वी ऑल नो चिल्ड्रन दैट इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी और अदर स्टेट्स में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अराउंड 19th सेंचुरी में शुरुआत हुई। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ एक नई क्लास आई, एक नया सोशल ग्रुप आया जो थी अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स थे। क्योंकि ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, दिस एजुकेटेड मिडिल क्लास was not ready to accept the feudal rights of aristocrats in the society. इस नई आई हुई एजुकेटेड मिडिल क्लास ने सारे एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो भी इन एरिस्टोक्रेट्स को दिए थे वो सारे इन्होंने डिक्लाइन कर दिए कि इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बर्थ बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट, द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, जो भी प्रिविलेजेस उसे मिलने चाहिए। सो इन्होंने जितने भी फ्यूडल प्रिविलेजेस थे एरिस्टोक्रेट्स के बंद कर दिए।
नाउ चिल्ड्रन, लेट मी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ सर्फडम। और सर्फ कौन थे? सर्फ वो लोग थे जो फ्यूडल सिस्टम में स्लेव्स आते थे। ये लोग लैंडलेस वर्कर्स थे, दोज हु यूज्ड टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ the landowner. Children, let us see some important words which are used in this chapter. First is serfdom. Serfdom क्या था बेटा? It was a system under which the peasants, the serfs, they were forced to work under a feudal lord. Feudal lord कोई भी हो सकता था, कोई नोबल भी हो सकता था, कोई ड्यूक भी हो सकता था, जिसके अंडर उन्हें काम करना पड़ता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज क्या होते थे? द फी दैट पीजेंट्स और सर्व्स ओन टू द नोबल्स। जो उन्हें मैनर वाज अ बिग एरिया दैट अ लैंड ओनर वाज हैविंग, और उस मैनोरियल ड्यू पे जो भी पीजेंट्स काम करते थे, उन्हें अपने मैनर के ओनर को कुछ टैक्सेस और कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते थे जिस लैंड पे वो काम करते थे। दैट वाज मैनोरियल ड्यू। और जो मैनर ओनर था वो मैनोरियल ड्यू के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहता था। दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज गिल्ड सिस्टम। चलो, गिल्ड सिस्टम मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था। गिल्ड सिस्टम क्या होता था? इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ आर्टिसंस और मर्चेंट्स जो एक ही लाइन में काम करते थे, हु कीप अ वॉच ऑन प्रैक्टिस of their craft in a particular area. पहले गिल्ड सिस्टम में इट वॉज नॉट फ्री कि आप एनी प्रोफेशन इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक अप एनी प्रोफेशन. इट वॉज नॉट so it was a guild system, and guild used to protect the right of the craftsmen who belonged to their guild, and entry was not free in this. एंड नेक्स्ट वॉज नेशन स्टेट. नेशन स्टेट हम लोग इस पूरे चैप्टर में एक कंसेप्ट बार बार पढ़ रहे हैं. नेशन स्टेट एक वो जगह होती है, एक वो स्टेट होती है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन शेयर्स द सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, एंड it was not existing earlier in 18th century, and suffrage right is the right to vote to all adults. And in Europe the suffrage right was not given to women. Only men about 21 years of age were given the right to vote. As we have seen that even in France the suffrage rights were not given to women, and women, they formed their political clubs also to get the suffrage rights, to get their political rights. Now children, in this video you can simply see the feudal system. Feudal system में एक you can see the triangular thing. इनमें सबसे ऊपर पोजीशन थी पिरामिड में किंग की, जो हाईएस्ट पोजीशन थी और इसके पास बहुत पावर्स होती. उसके बाद किंग के नोबल्स आते थे. नोबल्स के पास ज्यादातर लैंड नोबल्स ओन करते थे. नोबल्स लैंड ओनर्स थे जो अपनी लैंड के कुछ पार्ट नाइट्स के थ्रू पीजेंट्स से काम करवाते थे. पीजेंट्स कई बार सर्व्स भी होते थे, कई बार पीजेंट्स लैंड लेकर भी काम करते थे. चिल्ड्रन, पीजेंट्स की कंडीशन बहुत खराब रहती थी क्योंकि इन्हें मैनोरियल ड्यू देने पड़ते थे नोबल्स को हर हाल में, चाहे हार्वेस्ट ही हो या खराब, इनको मैनोरियल ड्यू हर हाल में पे करने ही पड़ते थे. Now children, you can see in the pictures, these pictures of serfs is shown, and these serfs are sort of laborers who used to work on the land of landowners, and they had to work in very adverse circumstances, and sometimes the circumstances were so bad, इतनी बुरी हालत में ये लोग स्लेव की तरह काम करते थे कि कई बार they used to commit suicide also. They used to consider the death better than their life because they were tied to the land and they could not move from that land. उसी लैंड पे इनको जीना और मरना होता था. सो कंडीशन बहुत खराब थी, और एक तरह से जो ये लैंड ओनर्स थे उनके पूरे राइट्स उनके सर्व्स की लाइफ पर होते थे, एंड दे कुड डू एनीथिंग विद द लाइव्स ऑफ द सर्व्स. सो सर्कमस्टेंसेस वर वेरी बैड फॉर द सर्व्स, एंड दे वर अ सॉर्ट ऑफ स्लेव्स, एंड दिस सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर इन रशिया. अब हम एक बार दोबारा सम अप करते हैं सारी चीजों को. सोसाइटी डिवाइड थी दो क्लासेस में, एरिस्टोक्रेसी एज वेल एज पीजेंट्री. एरिस्टोक्रेट्स नंबर में कम थे, दे वर लैंड ओइंग क्लासेस एंड दे हैव मेजॉरिटी ऑफ पावर. ज्यादातर एरिस्टोक्रेट्स ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और ये दूसरी एरिस्टोक्रेट फैमिली से मैरिज टाइज के थ्रू बंधे हुए थे, और जितना भी डिप्लोमेसी के टर्म्स में वो हमेशा फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलते थे.
And children, the next class was of peasantry. Peasantry were poor people, those who were peasants. The condition of peasants was very bad. These peasants were the farmers who were working on the land of the manor, or we can say nobles. Third new class which was coming up with the industrialization, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, एक न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास आने लगी सोसाइटी. इन दिस एजुकेटेड मिडिल क्लास ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे या प्रोफेसर्स थे या फिर रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे, जिन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि एरिस्टोक्रेट से प्रिविलेजेस हमें नहीं देने हैं. और इन्होंने सारे प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेट्स को देने से साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा वी विल बी गिविंग प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ your marriage, not on the basis of your birth. This educated middle class was of liberals. They were called liberal revolutionaries.